गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी लोग का स्वागत है फिर से हमारी इस चैनल पे। जैसा कि इंडियन इकॉनमी चल रहा है नॉन टेक्निकल वालों के लिए या फिर जो टेक्निकल एग्जाम देंगे उनके लिए ये चल रहा है कि ये पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी क्योंकि आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि इससे क्वेश्चन है इस समय अधिक आ रहा है। तो इसको थोड़े से अच्छे से हम लोग देखिए सबसे बेसिक से स्टार्ट किए। अगर आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं इसको क्योंकि और लोग देख नहीं रहे हैं तो देखिए जब शेयर आप लोग करते हैं लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है हमारी मेहनत थोड़ी सी रंग ला रही है। तो आप लोग ज़रूर उसको शेयर किया कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम कहीं पे लग रहा है कि समझ में नहीं है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए बहुत मेहनत से हम लोग पढ़ाते हैं आपको, क्योंकि अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाते हैं। जितना बेसिक हो सकता है उस बेसिक से हम लोग पढ़ाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो या फिर आपको समझ में आए कि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप लोग शेयर करते रहिए और जहीं से समझ में नहीं आ रहा तो उसको बताते रहिए। पिछले क्लास में जैसे कि हम लोगों ने दो क्लास हो चुकी है हमारी इकोनॉमिक्स की, तो आज तीसरी क्लास है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि पंचवर्षीय योजना तक की हमारी पर्सनल पंचवर्षीय योजना कब बनाई गई थी या फिर उस किस मॉडल पे बनाई गई थी। पंचवर्षीय योजना हमारी 1951 में यानी कि 1951 में बनाई गई थी। और जो इसका पहला मॉडल था वो हेराल्ड डोमर के मॉडल से था, जो बार बार एग्जाम में पूछा है। तो जिसने पिछली क्लास नहीं देखी आप लोग पिछला क्लास ज़रूर देखें। जो आपका इस चैनल पे जाएंगे तो आपके जो आपका प्लेलिस्ट बना है उस प्लेलिस्ट में इंडियन इकोनॉमी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है जिसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपके रीजनिंग भी चल रहे हैं तो आप लोग रीजनिंग की भी क्लास जरूर कीजिए, क्योंकि रीजनिंग एकदम बेसिक से स्टार्ट किया गया उसमें मतलब उससे बेसिक तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोग सारे क्लास करते रहिए जो भी, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन के लिए ही या कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही ये क्लास चलाई जा रही है ताकि आप लोग जो पॉलीटेक्निक वाले हैं वो तो करें ही, लेकिन जो और भी जैसे यूपीपी यूपीएसआई या फिर जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत हेल्प हो सके। क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग अच्छे से अच्छे कंटेंट पढ़ें, अच्छे से अच्छे कंटेंट हमारे द्वारा दिया जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप लोग को एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कम से कम जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उस सिलेबस से आपके क्वेश्चन मैच करें। चलिए देखते हैं आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारी मुद्रा एवं बैंकिंग यानी कि मनी एंड बैंकिंग। अब थोड़ी सी बैंकिंग के बारे में भी जानते हैं कि बैंक क्या है या फिर कौन से बैंक पहले बने थे, क्या बैंक में क्या क्या इंपॉर्टेंस थी। तो वो बैंक जाना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि हमारे देश का पहला बैंक कौन था, हमारे देश में बनने वाला, फिर स्वतंत्रता से पहले बैंक कौन सा था, स्वतंत्रता के बाद कौन सा बैंक बना। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, तो इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा क्लियर करते हैं क्या है। देखिए भारत का पहला जो बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछ रहा है एग्जाम में कि भारत का पहला बैंक कौन था तो याद रखिएगा जो भारत का पहला बैंक है वो क्या है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो आप मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। तो जो आपका पहला बैंक है वो क्या है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। ये याद रखिएगा। ये जो बैंक है ये स्वतंत्रता से पहले का बैंक है, यानी कि उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब ये बैंक बनाई गई थी। और यह बैंक किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बैंक जो है यूरोपीय पद्धति यानी अलेक्जेंडर एवं कंपनी के द्वारा ये बनवाई गई थी, जो कलकत्ता में भी थी, जो अंग्रेजों के द्वारा यानी कि ये बैंक बनाई गई थी, जो अलेक्जेंडर एंड उनकी कंपनी थी। ये 1770 ईस्वी में यानी कि 1770 में बना है ये। तो आपको पता चल गया होगा ये कि क्लियर कि पहला जो हमारा स्वतंत्रता से पहले जो बैंक बनने वाला है वो कौन सा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, अगर स्वतंत्रता से पहले पूछे या फिर सिंपल पूछे कि भारत का पहला बैंक कौन है, तो अगर ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान तो वहाँ पे जरूर टिक करें। और ये पूछे कहाँ पे था तो आप कलकत्ता या फिर कलकत्ता या फिर कलकत्ता जो भी बोल सकते हैं उसको वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि देखिए फिर उसके बाद क्या हुई, फिर देखिए समिति एक बनाई गई, क्या थी, देयता के आधार पर भारतीय द्वारा संचालित भारत का पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1881 तथा पूर्ण स्वामित्व वाला प्रथम बैंक बैंक ऑफ पंजाब बना। यानी कि देखिए भारत में जो यानी कि अगर बोला जाए कि भारत की भी लाइबिलिटी या फिर जो लिमिटेड लाइबिलिटी थी उसके आधार पर अगर भारत के द्वारा जो संचालित की गई थी वो पहला बैंक बना, अवध कमर्शियल बैंक बना, ये जो भारत के द्वारा बनाई गई। ये जो था ये तो अंग्रेज के द्वारा बनाई गई थी, क्लियर लिखा ना, यूरोपीय के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन जो भारत के द्वारा बनाई गई थी पहली बैंक वो बैंक अवध कमर्शियल बैंक थी, यानी कि अवध कमर्शियल बैंक जिसको बोलते हैं वो 1881 में बनाई गई थी। और अगर बोला जाए पूर्ण स्वामित्व यानी कि भारत में ये बैंक बना तो भारत के द्वारा ये बैंक बना तो, लेकिन इस पे क्या था, इस पे भी अंग्रेजों का कुछ ना कुछ शासन था, यानी कि अंग्रेज इस पे क्या करते थे, अपना अधिकार समझते थे। तो इसलिए इसको पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक नहीं, यानी कि पूर्ण रूप से भारतीय नहीं बोल सकते हैं कि किस पे अंग्रेजों का भी कुछ अधिकार था या फिर अंग्रेज इस पे अपना अधिकार मतलब समझते थे। और इसमें काम करने वाले अधिकतर ऑफिसर क्या थे, अंग्रेज थे।
अब देखिए क्या था, पूर्ण स्वामित्व वाला प्रथम बैंक क्या था, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, बहुत लोग के साथ, लगभग लोगों के अकाउंट भी उसमें होते हैं। तो जो पहला स्वामित्व यानी कि जो भारत के द्वारा, मतलब ये बोल सकते हैं कि प्योर इंडियन जो अगर बैंक कोई बना पहला, तो वो पंजाब नेशनल बैंक बना, जो 1894 ईस्वी में बना। तो आपको ये क्लियर रखिएगा। तो अगर पूछे कि भारत का पहला बैंक कौन है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। अगर ये पूछे कि पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक कौन है, तो पंजाब नेशनल बैंक होगा। अगर ये पूछे कि भारतीय के द्वारा बनाया गया पहला बैंक कौन है, तो अवध कमर्शियल बैंक है। इसमें भी याद रखिएगा साथ में, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाए। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्लियर रखना बहुत जरूरी है। और ये भी छोटे छोटे कुछ बैंक्स हैं जो एग्जाम में पूछ नहीं सकते, लेकिन पूछ रहे हैं तो किस सन में बनते हैं, इसके ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ईयर आप लोग इसको अंडरलाइन करके अच्छे से पढ़ते। जैसे कि बैंक ऑफ बंगाल कब बना, तो 1806 में। फिर बैंक ऑफ मद्रास कब बना, 1843 में बना। बैंक ऑफ बॉम्बे कब बना, तो ये लिख सकते हैं कि 1840 में। अगर ऑप्शन में कहीं दिखे तो ये कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना ये इंपॉर्टेंट है वो इसको पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ये पूछा है। अब देखिए क्या है कि 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो SBI इस समय जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आप यूज करते हैं, या फिर जो इस समय आप लोग जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर जो यूज करते हैं, बहुत लोग के तो अकाउंट उसमें होंगे। तो उसका जो जब वो बना था, तो उसका नाम क्या था, जब वो बना था तो क्या बना था, आज़ादी के पहले। क्योंकि आपको पता है हमारा भारत का 1947 में आज़ादी होती है, यानी कि उससे पहले बना, यानी कि 1921 में बना। तो ये भी स्वतंत्रता से पहले का बैंक है। जब ये स्वतंत्रता से पहले बना तो इसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और जब हमारा भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद इसके नाम को बदल गया, यानी कि जो भी हमारा था, जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसके नाम को भी बदल के क्या SBI रख दिया गया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। जो कब रखा गया, 1 जुलाई 1955 को। तो ये बहुत ज़्यादा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछता है कि स्टेट ऑफ बैंक का नाम कब रखा गया। तो ये याद रखिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बना तो गया था आज़ादी से पहले ही, लेकिन उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन उसको जब आज़ाद हमारा भारत हो गया तो उसको एक अलग से नाम से जाना गया, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी को लिए जानना। तो मेरे ख्याल से इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। पॉइंट्स आप फिर से देख लेते हैं। भारत का जो पहला बैंक है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जिसको 1770 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, जो अलेक्जेंडर कंपनी था। पूछ सकता है कि जो पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना था वो किस कंपनी के द्वारा बना, तो अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा, कलकत्ता में बनाई गई थी। फिर क्या था, लिमिटेड लाइबिलिटी के आधार पर अगर बोला जाए तो भारत का पहला जो हमारा बैंक है वो क्या था, अवध कमर्शियल बैंक था, जो 1881 ईस्वी में बनाई गई थी। अगर पहला पूर्ण स्वामित्व वाला, अगर पूरा माना जाए कि भारतीय बैंक कोई था, तो वो पंजाब नेशनल बैंक है, जिसको 1894 में बनाया गया था। ये कुछ बैंक्स हैं जो बनवाया गया। इस ईयर में पूछ सकता है कि बैंक ऑफ बंगाल कब बनाया गया, बैंक ऑफ मद्रास। अभी ये तो नहीं पूछेगा ना कि बैंक ऑफ बंगाल कहाँ बनवाया गया। अरे बंगाल है तो बंगाल में ही बनवाया गया, मद्रास है तो मद्रास या चेन्नई के ऑप्शन में दे सकते हैं, वहाँ बनवाया गया था। बॉम्बे है तो बम्बई में ही बनवाया गया होगा। तो ये आपको क्लियर रखना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब इसका नाम दिया गया, तो याद रखिएगा 1 जुलाई 1955 को दिया गया। और इसका पहले नाम था, यानी कि आज़ादी से पहले इसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि 1921 में बना गया। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या प्रारूप है या फिर कैसे बना, थोड़ा इंपॉर्टेंट जानना। देखिए इस बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय इसमें 8 सहयोगी बैंक थे, यानी कि जब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया गया, यानी कि जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, तो इसमें 8 बैंक मिक्स थे, यानी 8 बैंक को मिला के ही ये बैंक बनाई गई थी। 8 बैंक को मिला के हमारा क्या बनाया गया था, 8 बैंक को मिला के हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। परंतु बाद में सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सौराष्ट्र, उसके बाद बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और SBI को विलय कर दिया। यानी कि इसमें क्या कर दिया कि बाद में क्या कर दिया, कुछ और बैंक को भी इसमें विलय कर दिया गया। जैसे क्या, बैंक ऑफ सौराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंदौर है, इसको भी इसमें विलय कर दिया गया। तो याद रखिएगा, अगर पूछे इस एग्ज़ाम में कि SBI का राष्ट्रीयकरण करते समय कितने बैंकों का इसमें विलय था, या फिर कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, तो 8 बैंक का था। अगर पूछे कि 8 बैंकों के अलावा तो क्या 2 बैंक और, यानी बैंक ऑफ इंदौर और बैंक ऑफ सौराष्ट्र का यूज़ किया, मतलब इसमें विलय कर दिया गया था। आपको समझ में आया होगा कि जो भारतीय स्टेट बैंक है उसका ये प्रारूप था। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हमारा है कि भारतीय महिला बैंक। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा है ये भारतीय महिला बैंक। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 5 अगस्त 2013 को इसकी स्थापना की, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया। अनंत सुब्रमण्यम जी हैं इसके प्रथम चेयरमैन थे, जिसको को मैनेजर भी बोल सकते हैं, उसको नियुक्त किया गया था। देखिए महिला सशक्तिकरण यानी कि महिला को और एक मजबूत बनाने के लिए, या फिर महिलाओं को एक ये दिखाया जाए कि हाँ समाज में वो बहुत मजबूत है, वो अपने आप को मजबूत रख सकती हैं। उसके लिए क्या किया गया, एक थोड़ा सा
महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बैंक बनाया गया, जिसको नाम ही दे दिया गया था क्या, IWB, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। इसका पूरा नाम है इंडियन वुमेन बैंक बोलते हैं, जिसकी स्थापना 5 अगस्त 2013 में की गई थी। इसकी जो पहले, इसका जो मुख्यालय पूछ लेता है, इसकी मुख्यालय दिल्ली में है, और इसका जो पहला चेयरमैन था वो अनंत हैं। और इसके जो चेयरमैन यानी कि इसको को मैनेजर भी इसको बोल सकते हैं, उन्हीं को मैनेजर भी नियुक्त किया गया था। तो ये याद रखिएगा। ये जो हमारा भारतीय महिला बैंक है, ये कब बना गया, 5 अगस्त 2013 को बना गया था। कहाँ स्थापित किया गया, दिल्ली में। पहले इसके कौन थे चेयरमैन, वो थे अनंत सुब्रमण्यम, और इन्हीं को मैनेजर भी नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में पूछा कि भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब की गई और कहाँ की गई, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं, बहुत लोग सुने हैं, सभी लोग सुने, बहुत लोग क्या, सभी लोग सुने भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी भी कुछ हिस्ट्री है, कैसे बना, क्या था, कौन कौन से बैंकों को इसमें जोड़ा गया, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसको क्या है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो हमारा भारतीय स्टेट बैंक है, ये भी कब का बना है, सॉरी, भारतीय रिजर्व बैंक भी ये कब का बना है, ये भी हमारा स्वतंत्रता से पहले का बना हुआ है। यानी कि 1935 को 1 अप्रैल को बना। 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ इस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। देखिए क्या हुआ, ये बना स्वतंत्रता से पहले, लेकिन फिर स्वतंत्र जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, इसको क्या, इसमें 5 करोड़ की पूंजी लगाकर क्या किया गया, इसको राष्ट्रीयकरण यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया, जो कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को किया गया था। 1 जनवरी 1949 को किया गया था। यानी कि ये जो हमारा बैंक है, ये बना स्वतंत्रता से पहले, यानी कि 1935 में था, लेकिन इसका जो नेशनलाइजेशन किया गया, ये क्या, 1 जनवरी 1949 को किया गया। और कितनी लागत के साथ, 5 करोड़ की लागत के साथ। बहुत बार पूछ लेता है कितनी लागत के साथ बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक को ये स्थापना की गई, या फिर कब उसका नेशनलाइजेशन किया गया, तो याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5, 10, 20, 50 इससे अधिक, यानी कि जितने भी नोट, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या करता है, वो 5 से अधिक यानी कि 2 रुपये से अधिक कई नोट को छापता है। सिक्के को ये नहीं छापता, यानी कि 1 रुपये के सिक्के को अगर बोल दिया जाए, फिर 1 रुपये नोट को ये नहीं छापता है। तो याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम पे पूछ लेता है कि 5 की नोट, 10 की नोट, या फिर जो भी नोट्स हैं वो हमारे किसके द्वारा छपते हैं, या फिर कौन सी सरकार इसको लागू करता है। तो याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 5 से अधिक जितने भी नोट हैं, यानी कि 2 रुपये से अधिक जितने भी नोट हैं, उसको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाया जाता है। देखिए 2 रुपये व इससे अधिक व नोट के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर। आपने देखा होगा कि जितने भी 5 रुपये से या फिर 2 रुपये से अधिक के नोट है, 2 रुपये के नोट और 1 रुपये के नोट तो बहुत कम मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर 5 रुपये के नोट देख रहे हैं, 10 रुपये के नोट देखिएगा, उस पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन 1 रुपये का अगर नोट है, या फिर 1 रुपये का कोई सिक्का है, तो उस पर क्या हो जाता है, वो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है यार, ये मतलब अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछता है। देखिए, इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं कि कोई बहुत कठिन सब्जेक्ट है, इसको बस इसमें क्या थोड़ा सा डीपली हमें क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर करना होता है, तो ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। देखिए, कहीं कहीं हो सकता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से ना समझा पाऊँ, या फिर आपको समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि देखिए मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का नहीं है, या फिर ऐसा नहीं कि मेरा फील्ड नॉन टेक का है, तो इसलिए कहीं कहीं अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट किया कीजिए कि क्या समझ में नहीं आया। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। और आप लोग इसको शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हाथ से लिख के आपको नोट्स दिखा रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई पीडीएफ है हमारे पास, या फिर कोई हम लोग आपको प्रिंट आउट निकलवा के, ऐसा कुछ नहीं। अपने हाथ से डेली हम लोग लिखते हैं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकें, और बिल्कुल सरल भाषा में, और एकदम कम से कम कंटेंट, मतलब कम से कम भाषा में दे सकें, और समझ में आपको आया जो भी हम लोग आपको दें। अब देखिए क्या है कि भुगतान संतुलन में सुधार है, तो आरबीआई द्वारा 19 अगस्त 1944 को रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तन घोषित कर दिया गया था। यानी कि ये भी पूछ लेता है कि आरबीआई के द्वारा चालू खाता को कब बनाने की, मतलब एक कब उसको पूरी तरह से सहमति दी गई, तो 1944 में दी गई, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। वर्तमान में सिक्कों के जरिए भुगतान करने पर स्वीकृति करने की अधिकतम सीमा 1000 कर दी गई है। अगर आप सिक्कों के द्वारा भुगतान करते हैं, यानी कि अगर बैंक में सिक्कों के द्वारा आप कोई चीज़ जमा करते हैं, तो वो केवल क्या 1000 के सिक्के ही आप जमा कर सकते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है बार बार। भारत में वित्तीय वर्ष बहुत बार पूछा है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि वित्तीय वर्ष यानी कि आपका जो अंडरलाइन कर लीजिएगा इसके नीचे। भारत में अगर वित्तीय वर्ष पूछे कि कितने कितने अवधि को बोला जाए, तो देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा, तो इसको याद रख लीजिएगा। और आपको बेसिक सेंस से आपको जानने की ज़रूरत है कि हमारी
एक साल की वित्तीय वर्ष है वो किसको बोलते हैं, कब से हमारा जो वित्तीय वर्ष चालू होता है। बोलते हैं ना कि कभी कभी कि हमारे बैंक से पैसे कट गए, कि हमारे मोबाइल चार्ज कट गए, ये कट गए, तो जो हमारी चार्जेस कटे हैं वो इन्हीं के, यानी कि हमारा जो 31 मार्च तक हमारा क्या होता है वो कट जाता है। एक साल जैसे ही कंप्लीट होता है, जैसे ATM चार्ज हुआ या फिर मोबाइल चार्ज हुआ वो कट जाता है। तो याद रखिएगा हमारा जो वित्तीय वर्ष क्या है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। अप्रैल 2015 में RBI ने 2 नए निजी बैंक, बंधन बैंक और जो हमारा IDFC, यानी कि IDFC का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी को बनाए, मतलब फाइनेंस कंपनी, यानी कि 2 बैंक को अपने के द्वारा चालू किया, 2 निजी बैंक RBI के द्वारा बनाए गए। पूछ सकते हैं कि 2015 यानी कि जब मोदी जी के आने के बाद 2014 में जैसे ही मोदी जी हैं 2015 में क्या हुआ, इन्होंने जो RBI के द्वारा क्या हुआ 2 बैंक निजी बैंक बनाए, एक बंधन बैंक नाम दिया गया, एक IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी नाम दिया गया। जी मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे है कि भारतीय रिजर्व बैंक है, उसके मेन वर्क क्या क्या, क्या क्या फंक्शन उसके इंपॉर्टेंट है, वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसके वर्क क्या क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सरकार का बैंकर, ये सरकार के लिए बैंकर, यानी कि जो सरकार को क्या है अगर पैसे की ज़रूरत है तो ये देता है, कि कर्ज देने में सक्षम है तो क्या कर सकते हैं कि सरकार का बैंकर है, इसको सरकार का बैंक बोलते हैं, इसको सरकार के बैंक बोल सकते हैं। नोट निर्गमन क्या करता है, नोट को ये आपको पता है कि बोलते हैं कि लोग नोट कहाँ छपाई होता है, तो हाँ रिजर्व बैंक के द्वारा ही नोट की छपाइयाँ की जाती है, जिसको निर्गमन बोलते हैं। विदेशी विनिमय नियंत्रण, यही रिजर्व बैंक ही तय करता है कि एक्सचेंज रेट क्या है। ये याद रखिएगा जो एक्सचेंज, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमारे $1 की कीमत 75 रुपये है या 80 रुपये जो भी है, वो हमारा रिजर्व बैंक ही हमारा क्या करता है उसका सत्यापन करता है या फिर उसका नियंत्रण करता है कि एक्सचेंज रेट हमारे देश की कैसी है या फिर कितनी होनी चाहिए, घट रही है बढ़ रही है, वो हमें क्या रिजर्व बैंक के द्वारा बताई जाती है। इसको बैंकों का बैंक ही बोलते हैं, क्योंकि सभी बैंकों का मेन जो हम ब्रांच बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ही है, तो इसको बैंकों का बैंक भी बोलते हैं। शाख नियंत्रण, ये क्या करता है अपने शाखा को कंट्रोल करता है, यानी कि बैंक जो इसके द्वारा बैंक संचालित होते हैं इसको ये कंट्रोल करता है। तो यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है, फंक्शन याद रख लीजिएगा, एग्जाम में दे सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक करता है, तो अगर ऑप्शन में है कि बैंकों का बैन है वो करता है, विदेशी विनिमय को यानी कि एक्सचेंज रेट को क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो ये याद रखने वाली बात है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। अब आके देख लेते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, कैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ या कैसे हो सकता है देख लेते हैं। 50 रुपये करोड़ से अधिक जमा पूंजी वाले 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को, यानी कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, 14 जो बड़े बैंक था उनका राष्ट्रीयकरण क्या किया गया 19 जुलाई 1969 में किया गया। 15 अगस्त 1980 को 200 करोड़ से अधिक जमा पूंजी वाले 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी कि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 50 करोड़ वाले से पूछिए, 50 करोड़ से अधिक वाले को, तो क्या किया गया, कब किया गया, 14 बड़े बैंक थे, 50 करोड़ वाले से अधिक क्या थे, 14 थे, और ये 19 जुलाई 1969 किया गया है। और अगर 200 करोड़ से अधिक पूछा जाए तो ये 6 बैंक थे जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया, कब, 1980 में थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो बिल्कुल याद करने वाली बात है, दिमाग में बैठा है। 2 से 3, अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं, कहीं नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाते रहिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिए कि PDF आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो 50 करोड़ से अधिक की जितनी जमा पूंजी वाले बैंक थे, जो 14 बड़े उस ऐसे हमारे पास 14 बड़े बैंक थे भारत में, उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 19 जुलाई 1969 में किया गया। और अगर बोला जाए कि 200 करोड़ से अधिक वाला जमा पूंजी वाला का हमारे पास 6 बैंक थे, उसका राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ये दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछ सकता है। और देखिए न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया था जिसको क्या कर दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक में उसका विलय कर दिया गया, कब, 4 सितंबर 1993, सॉरी हाँ 4 सितंबर 1993 में कर दिया गया। अब देखिए क्या है कि अप्रैल 2005 में क्या किया गया, IDBI यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया, जो अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों को पंजीकृत किया गया। क्या किया गया, ये जो बैंक है IDBI, यानी कि ये 2015 तो देखिए अधिकतर जो भी बैंक बनेगा वो अप्रैल में ही उसको इंस्टॉल किया जाता है, अप्रैल से ही उसको मतलब बनाने के लिए बनाया जाता है और उसकी स्वीकृति दी जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या, अगर पूछ ले कि वर्तमान में कितने अगर नेशनलाइजेशन या फिर राष्ट्रीयकृत बैंक है तो 19 बैंक है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग बिल्कुल याद रख लीजिएगा इसको। भारतीय 1 रुपये का प्रतीक चिन्ह को IIT के जो IIT से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, जिसका नाम था उदय कुमार जी, उन्होंने डिज़ाइन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है
कि 1 रुपये का जो चिन्ह, जो 1 रुपये के जो चिन्ह होता है, उसको किसने डिज़ाइन किया था? तो IIT के एक जो थे प्रोफेसर थे, जिन्होंने वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, उदय कुमार जी हैं, जिन्होंने क्या किया था, इसको डिज़ाइन किया था। विदेशों में सार्वजनिक कार्यालय स्टेट बैंक, देखिए अगर पूछा जाए ना कि विदेश अधिकतर जो हमारा यहाँ क्या बोलते हैं कि स्टेट बैंक से ही चलता है, कि अगर कहीं हम विदेश में हैं तो हमको पैसा ट्रांसफ़र करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करते हैं। तो हमारे 69 बैंक क्या करते हैं, विदेश में काम करते हैं, जो हमारे किसके ब्रांच हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच है। तो याद रखिएगा कितने बैंक विदेशों में काम करते हैं, तो हमारे 59 बैंक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करने वाली बात है। तो आज तक यहीं देखेंगे हम, अगली क्लास में हम और अच्छे से और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हम इस चैनल में हम लोग को, आप लोगों को जो भी नॉन टेक्निकल फील्ड के जो भी है, जैसे कि UPSI है, SIGD है, SSCGD जो भी है, उसको हम क्या करेंगे, अच्छे से हम लोग उसके सिलेबस को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या समझ में आया। अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसको भी बताइए। थैंक यू।